एवरीवन। सो आई होप आपको वॉइस क्लियर आ रही है, आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हैं, सब कुछ सुनने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। फिर से डीएस साइंस क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। सो हेलो, आई एम दीपशिखा परमार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। किसको? ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, जो कि क्लास 12 का चैप्टर की बात करें तो क्लास 12 से चैप्टर हमारा सेकेंड है। इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना था, ये सारा हम पॉइंट ऑफ व्यू ले चुके हैं इन सभी चीजों का। तो हम आगे डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप सभी लोग जानते हैं जिसने लेक्चर्स को लगाया है कि आखिर रिप्रोडक्शन के बेसिकली कितने स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें उन्हें फॉलो करने होते हैं, है ना। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। एंड अभी फिलहाल बात करें हम प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसको? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपके दिमाग में ख्याल आया होगा जिसने लेक्चर नहीं लगाया है कि आखिर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जिसके मन में ये ख्याल आया है, उस ख्याल को या फिर उस डाउट को दूर करने के लिए आप पिछला लेक्चर लगाइए। हमने क्या देखा है, पूरे स्टेप्स में जो रिप्रोडक्शन के स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, उसमें अगर हम बात करें पहले तो हमारा आता है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है तो आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 8, 9, 10 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो गैमेटोजेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, सो मेल के अंदर मेल गैमेट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोजेनेसिस। अब क्योंकि मेल में ह्यूमंस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है गैमेट्स के फॉर्म में, रूप में, है ना। गैमेट्स के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होगा उसे हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। सेम एज फीमेल के अंदर भी अलग गैमेट बनता है जिसे हम एग बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे, फीमेल के अंदर एग बनने की जो प्रोसेस है इसे कहेंगे oogenesis। ठीक है। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इसका मतलब क्या हुआ, हमें यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे बन रहा है उसको देखना है। तो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन मींस गैमेट्स कैसे बन रहे हैं उसको देखने के लिए हम पहले ऑर्गन तो देखें ना, कि भाई किस ऑर्गन में किस जगह पर बनते हैं ये गैमेट्स। ठीक है। अब क्योंकि मेल के अंदर मेल गैमेट बनता है एंड फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनता है, तो इसलिए गैमेटोजेनेसिस से पहले हम देखेंगे क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या देखेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेम एज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखने के लिए हम सबसे पहले कूद जाएंगे किसके ऊपर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए यहाँ से कोई भी चीज ऐसी नहीं बचना चाहिए कि भाई हमें समझ नहीं आता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात सही है भाई, नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा कंबाइंड एक दूसरे से जुड़ी हुई घनी नलिकाएं होती हैं, डक्ट होती हैं, उन डक्ट को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन डोंट वरी, हम अगर इजी वे में हर चीज को समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आइए हम सबसे पहले डायरेक्ट चले जाते हैं अपनी स्लाइड पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, बिकॉज हम गैमेटोजेनेसिस वगैरह तो हम देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए। गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक्स हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कहलाता है oogenesis। याद रखना है आपको। क्वेश्चन आ सकता है, समझाइए मेल गैमेटोजेनेसिस क्या है या फीमेल गैमेटोजेनेसिस, या इसके नाम से आ सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन कीजिए या फिर oogenesis को एक्सप्लेन कीजिए। तो याद रखना है oogenesis या फिर फीमेल गैमेटोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस या मेल गैमेटोजेनेसिस, दोनों ही का मतलब एक ही होता है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस, तो क्या ये फीमेल के अंदर होता है? बिल्कुल नहीं। तो किसके अंदर होता है? मेल के अंदर। तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ने के लिए हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। सो ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है इसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई ये इतना सब कुछ खचपच क्या मचा हुआ है अंदर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सो डोंट वरी, समझेंगे हम इजी वे में, धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना है ना। वैसे ही सेम एज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तब तो हमें समझ आएगा कि आखिर फीमेल गैमेट्स मतलब एग का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है ना जी। चलिए, इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक चीज डिस्कस कर ली थी, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। मतलब हमने इन अंगों को, इन ऑर्गन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड होता है हमारा
कौन सा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। एक्सेसरी मीन्स ही होता है जो हेल्प करते हैं, ठीक है, जरूरी है पर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो फिर क्या है, सिर्फ हेल्प करते हैं, है ना। तो फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो ये वो ऑर्गन है जहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो मेल के अंदर स्पर्म जहां बनता है उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब मेल के अंदर स्पर्म कहां बनता है, तो क्लास 10th में आप पढ़ के आ चुके हैं, मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, वृषण में। कहां बनते हैं, वृषण में, मींस टेस्टिस में। सो टेस्टिस क्या है आपका, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अंदर आते हैं गैमेटोजेनेसिस एंड सेक्स हार्मोन्स, क्योंकि इसी से सेक्स हार्मोन्स एंड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। इतनी कहानी आपको समझ आई, चलिए। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें गैमेटोजेनेसिस एंड सेक्स हार्मोन्स आते हैं। ये कहाँ होती है सारी प्रोसीजर, टेस्टिस के अंदर। दूसरी बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो इसमें आते हैं हमारे एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। तो डक्ट एंड ग्लैंड आप लोग बेसिक्स है, सब जानते हैं, डक्ट्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो डक्ट इज आप पाइप बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, ट्यूब, ठीक है। और ग्लैंड मतलब एक थैली जिसके अंदर से सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे ग्लैंड है। अब ग्लैंड को हमने क्लास 11th में डिस्कस किया है कि 2 टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो आप सभी लोग जानते हैं ना, तो हमें इस पे बात नहीं करना है। एक्सोक्राइन क्या होते हैं, जो कि सरफेस होते हैं, जिनके ऊपर डक्ट होती हैं, उन ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन बोलते हैं क्योंकि ये सरफेस पे सिक्रीशन करते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जो डायरेक्ट अपने सिक्रीशन को या हार्मोन्स को ब्लड में सिक्रीट करते हैं, कोई डक्ट नहीं होती, सो ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। अब जिन्हें नहीं पढ़ा है वो क्लास 11th का फिजियोलॉजी पढ़ के आइए, है ना। चलिए, तो हम ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर आती है हमारे एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। सो एक्सेसरी डक्ट्स मतलब नलिकाओं की बात करें, सो यहाँ आती है रेटिटेस्टिस मतलब वृषण जालिका, भाषा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस एंड बास डिफरेंस। क्लियर है, ये 4 डक्ट आपको याद रखना है, क्लियर है। अब इन 4 डक्ट को याद रखने के लिए हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो डिस्कस करना ही है, लेकिन हम देखेंगे सबसे पहले मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को। किसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स लिख लेंगे किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो पिछले क्लास में जिसने क्लास लगाया उसको भाई ये सब लिखा हुआ है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन है ये। यहाँ पे कुछ पहाड़ नहीं है, आपको देख के घबराना नहीं है कि भाई ये सब क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है भाई। आप कहाँ रहते हैं, आपके बारे में पढ़ने के लिए मुझे आपकी लोकेशन पता होना चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं। आपके बारे में जानने के लिए मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। तो भाई कैसा बेस्ट फ्रेंड है जब आपको ये नहीं पता कि उसका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस पहले पता होना चाहिए। वैसे ही हम पढ़ रहे हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी लोकेशन क्या होती है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस कैविटी में ये प्रेजेंट होते हैं। फिजियोलॉजी में आपने देखा हमारी बॉडी में बहुत सारी कैविटीज होती हैं, पूरा मतलब सिलेंडर होता है, सिलोमिक कैविटी, फिर यहाँ पे होती है थोराइसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, नाभि के नीचे होती है हमारी पेल्विक कैविटी, जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पड़े हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं। क्लियर है। तो याद रखना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की लोकेशन क्या होती है, तो पेल्विक कैविटी होती है। दूसरा, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द एक्सटर्नल जेनाइटल एंड इंटरनल जेनाइटल पार्ट। मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन तो होते ही है और इंटरनल भी होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल ही हमें पढ़ना है, एक्सटर्नल तो हम सभी लोग जानते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे पेनिस वगैरह आ जाता है, टेस्टिस आ जाती है ना। लेकिन इंटरनल जो होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं, डक्ट्स क्या होती हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे इंटरनल ऑर्गन में। क्लियर है। तो हमें डिस्कस करना है ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या डिस्कस करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कलर कौन सा ले लिया हम लिखने के लिए, येलो ले लेते हैं ना। चलिए, तो डिस्कस हमें डिटेल में करना है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। सो टेस्टिस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना, मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन ज्यादा आ जाता है ब्लैक बोर्ड को चूज करने पर, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको इजीली दिखाई देगा, इसलिए मैं आपको
इस बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस टेस्टिस की, तो यहाँ पे आइए, अब जरा टेस्टिस आपको अभी दिखी होगी। ये देखिए, ये जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर दिख रहा है अभी आपको, नहीं दिख रहा है, चलिए अभी देखिए, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है, इसमें ये जो नीचे साइड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ये जो आपको भरा पड़ा दिखाई दे रहा है ना, इसको ही हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसे? टेस्टिस। क्लियर है? सो एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट क्या है? स्क्रोटम, एंड उसके अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस। सो टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है ये? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बिकॉज यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सो इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब भाई ये प्राइमरी है तो इसको हमें डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा ना, सो हम पहले डिस्कस करेंगे इस टेस्टिस को, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देन हम टेस्टिस के बाद डक्ट कहाँ से निकलती है, मतलब स्पर्म बन चुका है टेस्टिस में, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को बोल रहे हैं क्योंकि स्पर्म बन रहा है। अब स्पर्म को बाहर तो निकलना होगा ना, बना क्यों है? ताकि वो फर्टिलाइज कर सके एग को। एग को फर्टिलाइज करने के लिए से बाहर निकलना पड़ेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो बाहर निकलने में कौन हेल्प करेगा? ये नलिकाएं, डक्ट हेल्प करेंगी एंड ग्लैंड हेल्प करेंगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर को। किसको? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या होता है, हम सबसे पहले बात करें, सो टेस्टिस इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। क्या है ये? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं इस टाइप से, इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्स, एंड ये क्या है? स्क्रोटम, ठीक है। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनके बीच में डेंस फाइबर भरा पड़ा होगा या फिर इसकी लेयरिंग होगी, यहाँ पे कुछ इस टाइप से कवर्ड होगा, है ना, संघनित होगा, ताकि ये कंपार्टमेंट एक दूसरे से चिपके भाग ना जाए इधर उधर। तो इसको बोलते हैं हम ट्यूनिका एल्बोजिनिया। क्या बोलते हैं इसे? याद रखना है क्या है ये? ट्यूनिका एल्बोजिनिया। क्लियर है? अच्छा, स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है तो आप अपने मन से करेक्ट कर लीजिएगा जहां आपको दिक्कत आ जाए, और जो नहीं समझ में आए राइटिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको क्लियरिटी से आपको शो कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई? क्या समझ में आया? जो टेस्टिस है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में भरी होती है, जैसे थैली में, हम थैली में सामान भर के लेके जाते हैं ना, जैसे ये रिमोट है, रिमोट जो होता है एक पैकेट में भरा है ना, तो इसे हम पैकेट बोल रहे हैं। वैसे टेस्टिस जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में भरी होती है, इस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम, एंड इस पाउच के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना एक बहुत बड़ा सा घर है, उस घर के अंदर छोटे 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 रूम है, तो घर को हम किस नाम से बुला सकते हैं? भवन। क्या बोल सकते हैं? भवन या विला, ठीक है। सो जो भवन है उसके अंदर अलग 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 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलर रीजन होता है, और एक डिपार्टमेंट का या फिर आपका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे आप रहते हैं। ऐसा तो नहीं पूरे भवन में आप रहेंगे, तो आपका एक रूम होगा जहाँ पे आप अपनी रोज की प्रक्रियाएं दोहराएंगे, ठीक है, तो उन्हें हम रूम बोलते हैं, कमरे बोलते हैं। वैसे ही भवन मीन समझ सकते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर छोटे छोटे रूम है या कंपार्टमेंट है, जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या फिर कोस्ट बोलते हैं। नहीं, क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर कोस्ट, है ना। फिर यहाँ पे जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं एक दूसरे से संघनित होते हैं, चिपके होते हैं एक टिश्यू के हेल्प से। इस टिश्यू को बोलते हैं हम ट्यूनिका एल्बोजिनिया। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? क्लियर? अब आपको एक कहानी याद रखना है, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, क्या है ये? कंपार्टमेंट्स जो दिख रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनके नंबर होते हैं कितने? 250 ईच टेस्टिस। अब टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस कैसे होती है? टेस्टिस होती है पेयर में, मतलब नंबर की बात करें तो 2 होती है, और एक टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स कितने होते हैं? 250, मतलब 250। तो दूसरे के अंदर भी कितने होंगे? 250। टोटल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इज 500। कितने होते हैं? 500। क्लियर है? क्योंकि एक पेयर में 250 है, दूसरे में 250, दोनों को कैलकुलेट करके प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 500, ठीक है। तो 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को हम इतने डिटेल में क्यों देख रहे हैं भाई? क्यों जरूरी है?
तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ये वो जगह है जहां पर क्या है, वो नलिका या फिर डक्ट प्रेजेंट है जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, मींस स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। अच्छा, हम जैसे अपने घरों में बहुत सारे रूम्स वगैरह बनवाते हैं, लेकिन उन रूम वगैरह में से सबसे एक एरिया हम सबसे ज्यादा लार्ज या फिर स्पेशल बनवाते हैं, जैसे हम किचन या रसोई के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ पकवान बनने वाले हैं, जिसको हम खा पी के मस्त तंदुरुस्त रहते हैं या फिर खुश रहते हैं ना। तो किचन को हम बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर देते हैं, जिससे हम खाना बनाने में भी खुशी मिले और खाने में भी हमें खुशी मिले। वैसे ही ऐसा समझो, ये कंपार्टमेंट्स जो हैं, इनके अंदर क्या है, वो डक्ट है जो किसको बनाती है, स्पर्म को बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो डक्ट है इस टाइप से अरेंज होंगी, कॉइल्ड होंगी। और नंबर ऑफ डक्ट की बात करें तो एक कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ डक्ट होती है 3। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है? तो हर एक कंपार्टमेंट मींस हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी। तो ऐसे 250 के अंदर कितनी होंगी? 3 मल्टीप्लाई बाय, आप 250 कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 250, तो आपको पता चल जाएगी कितनी होगी। ठीक है, ये याद इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ से नीट के ऑब्जेक्टिव्स बन के आ जाते हैं ना। और ये कॉइल्ड होगी। क्या होगी? कॉइल्ड होगी। अभी जो कॉइल्ड डक्ट हैं जो कि प्रेजेंट है कहाँ? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर निकलेंगी जब, तो एक दूसरे से कलेक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये नलिकाएं जब इससे बाहर निकलेंगी तो एक दूसरे से कलेक्ट हो जाएंगी और एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगी। किसका करेंगी? नेटवर्क का फॉर्मेशन, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस नेटवर्क को ही हम बोलते हैं रेटे-टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटे-टेस्टिस। क्लियर है? रेटे-टेस्टिस मतलब वृषण जालिका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाली बन गई है, नेटवर्क तैयार हो गया बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल से या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलके। अब ये रेटे-टेस्टिस थोड़ा सा ब्रांच से हटके एक मोटा सा पाइप बनाएगा जो कि टेस्टिस से बाहर निकलने का काम करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? वाशा इफ्रेंसिया। क्या बोलेंगे? वाशा इफ्रेंशिया। क्लियर है? याद रखना, ये वाशा इफ्रेंशिया टेस्टिस से बाहर निकलेगा और मोटा सा सोलन सा पाइप बना लेगा जो एक दूसरे से कॉइल्ड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जिसे हम बोलेंगे एपिडिडाइमस। क्या बोलेंगे? एपिडिडाइमिस। क्लियर है? एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस ऊपर की तरफ जाएगा, एक लूप बनाएगा और बाहर निकलेगा, जिसे हम बोलेंगे बास डिफरेंस। क्लियर है? बास डिफरेंस याद रखना है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। किसको समझ नहीं आया है, जिसको डाउट है वो बिल्कुल क्लियर कर सकता है। तो हमने क्या बात की? सबसे पहले स्क्रोटम, फिर कंपार्टमेंट जो कि 250 होते हैं, जैसे ट्यूनिक क्या बोलते हैं, जैसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो क्या करती हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन मींस स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इन लोब्यूल जो नलिकाएं हैं, डक्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, मतलब सेल होते हैं। कौन से सेल? जो स्पर्म को बनाते हैं उनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। अगर आप इस डक्ट को बाहर निकाल लिए, क्या करें? इस डक्ट को बाहर निकाल लें, तो ये डक्ट ये रही। कौन सी है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो किसके अंदर है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। इस डक्ट को काट के हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी। यहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट होंगी जिसको हम बोल रहे हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया। क्या? स्पर्मेटोगोनिया। यही डिवाइड करके माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाएगी? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर है? तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? इस क्या बात की थी हमने से? हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम ऑफ टेस्टिस। फिर बास से फ्रेंड जैसे ही बाहर निकलेगी लूप बना के, फिर ये एंटर करेगी घूमते घुमाते पेनिस में, और पेनिस से स्पर्म को बाहर फेंक देगी उठा के, है ना। अब बीच में डायरेक्ट पेनिस के पास नहीं जाएगी, पेनिस के बीच जाते जाते बीच में कई सारे लोग मिलेंगे, मतलब कई सारी अलग अलग डक्ट्स मिलेंगी, रास्ते मिलेंगे। तो वहां इस नलिका के जो कि वास्ट डिफरेंस है, उसके नाम अलग अलग बदल जाएंगे। जैसे हमारी एज होती है ना, बचपन में हमें बालिका या बालक के नाम से बोलते हैं, बच्चे हैं, चाइल्ड है ना। फिर जैसे हम थोड़े से बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो हमें टीनेजर्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। टीनेजर्स मतलब ग्रोथ पीरियड है ना। जब हम टीनेजर्स कंप्लीट हो जाते हैं, हमारी टीन एज कंप्लीट होती है, तो हमें फिर एडल्ट बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? एडल्ट। एंड जब एडल्ट एज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या? बुढ़े हो जाते हैं।
ओल्ड एज में आ जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी टाइम चेंज हो रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारा नाम चेंज हो रहा है, हमारी पूरी जो बोल सकते हैं ग्रुप का नाम चेंज हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे जो डक्ट आगे बढ़ती जाएगी उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग इसके नाम चेंज करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक ही डक्ट है ना जो बाहर निकल रही है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल, लेकिन उसने नेटवर्क बना लिया तो उसे रेटिटेस्टिस बोल रहे हैं। फिर नेटवर्क कंबाइंड होकर के एक मोटा सा पाइप बन के बाहर टाइप को निकला तो उसे वासा इफ्रेंसिया बोल रहे हैं। फिर कॉइल्ड हो गया तो उसे एपिडिडाइमस बोल रहे हैं। इनकॉइल्ड होकर लूप बना के बाहर निकल गया तो उसे बास इफ्रेंट बोल रहे हैं। है वो वही डक्ट जहां स्पर्म बन के बाहर निकल रहे हैं, बस लोकेशन के अकॉर्डिंग इसका नाम हम चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? तो जो हमने समझा है उसको लिख लीजिए जल्दी से। तो क्या देखा हमने अभी तक? जो समझा है उसी को यहाँ पे लिखना है आप लोगों को। ये पूरा टेस्टिस का हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसे एक्सप्लेन कर दिया जाए। ओके, हो गया है स्क्रीनशॉट वाला कार्यक्रम। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है? मॉर्फोलॉजी ऑफ टेस्टिस मतलब वृषण की आकारिकी देखेंगे। जो वृषण होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी आकारिकी कैसी है। क्यों देखना है इसे? क्योंकि हमने यहाँ से एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन ली हुई है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ पे लेंथ वगैरह याद रखना है ट्यूब्स की, है ना। तो देखिए, the testes are situated outside the abdominal cavity within pouch like structure, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर लिखना है आपको, है ना, ये मिस हो गया यहाँ पे। स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रोटम। इसका मतलब क्या बोल रहा है? जो टेस्टिस होती है वो हमारी बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर या फिर पेल्विक कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। जिसे अब बाहर कैसे प्रेजेंट होगी? हवा में तो नहीं लटकेगी, तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये बैठी हुई होती है टेस्टिस, उसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्लियर है? द स्क्रोटम क्या होता है? द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेन द लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्क्रोटम होता है ये बॉडी से बाहर साइड क्यों प्रेजेंट होता है, आउटसाइड क्यों होता है? क्योंकि ये स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब हम सभी जानते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए हमारी बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, माइनस में चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए टेस्टिस होती है बाहर। क्लियर है? चलिए, इतनी कहानी आपको समझ में आई। इन एडल्ट ईच टेस्टिस हैज ओवल इन शेप। हर एक एडल्ट के अंदर जो टेस्टिस होती है वो ओवल शेप में होती है विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर। याद रखना है लेंथ कितनी होती है टेस्टिस की? 2 to 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। 4 to 5 सेंटीमीटर एंड 2 से 3 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है इसकी। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई आपको? Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं इस टाइप के? 250, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? तो हिंदी वाले यहाँ पे लिख लेंगे, आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है। चलिए, अब फंक्शन ऑफ ईच डक्ट्स की बात करें। जो नलिकाएं हमें रास्ते में मिली हैं इनके फंक्शंस की बात करें तो देखिए, हमने क्या देखा था? यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म बन चुका है। कलर दिख रहा है आपको अच्छे से? रेड कलर ले लेते हैं। हाँ, ये टेस्टिस में स्पर्म बन चुका है। ये स्पर्म यहाँ से बाहर निकलेगा। क्या करेगा? स्पर्म यहाँ से बाहर निकलेगा। ये लूप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं? बास इफ्रेंट। यहाँ से बाहर निकलते हुए ये यूरिनली ब्लैडर से एक लूप बना के बाहर साइड आएगा। जब ये लूप बना के बाहर आता है तो यहाँ पे इसको एक ग्लैंड मिलता है जिसे हम बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है? ये सेक्रीशन करता है। क्यों करता है सेक्रीशन? क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा? सीमेन का फॉर्मेशन करना है। सिर्फ स्पर्म अकेला काम नहीं कर पाएंगे, सीमेन का बनना बहुत जरूरी है ताकि जो स्पर्म है उसको मूवमेंट में हेल्प मिल सके, स्मूथनेस रहे उसकी टेल पे, है ना। वैसे टेल जो है हेल्प करती है मोबाइल के लिए उसको मूवमेंट करने के लिए। लेकिन अब भाई मूवमेंट करना है तो उसे ग्रीस चाहिए। जैसे हम शटर या फिर अपने घरों में गेट लगाते हैं ना लोहे के, तो वैसे तो उसमें पहिए होते हैं सर्कुलेट शेप के ताकि वो गेट को हम आगे पीछे कर सके, लेकिन उन पहियों को अच्छे से वर्क कराने के लिए हम वहाँ पे ग्रीस डालते हैं ताकि वो इजीली वर्क करे। वैसे यहाँ पे स्पर्म को ग्रो करवाने के लिए, आगे मूवमेंट करवाने के लिए क्या सिक्रीशन होता है? कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं ताकि वो इजीली मूवमेंट कर सके। कौन? स्पर्म।
आगे भाग सके, जा सके, है ना। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, बास डिफरेंट, जैसे ही लूप बना के यूरिनरी ब्लैडर से जाएगी तो यहाँ पे पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल मिलेगा जो सिक्रीशन करेगा और क्या करेगा, फ्रक्टोज वगैरह का फॉर्मेशन करेगा। और फिर मिलेगा हमें यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि पेयर में नहीं होगा, सिर्फ नंबर में एक होगा। एंड फिर मिलेगा पेयर में हमें कार्पस ग्लैंड, क्या मिलेगा, कार्पस ग्लैंड। एंड लास्ट में यहाँ पे बन जाएगा हमारा सीमेन, कंप्लीट हो जाएगा। एंड जब सीमेन बन चुका है तो सीमेन यहाँ से बाहर आ जाएगा। सीमेन में क्या है, फॉस्फेट, फ्रक्टोज वगैरह है एंड वाटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज प्रेजेंट है, साथ ही साथ स्पर्म यहीं पर प्रेजेंट होंगे इसके साथ, ठीक है। तो इसी को हम सीमेन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ ईच डक्ट, तो हम पढ़ लेंगे ईच लोब्स, हाँ, each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperm are produced, ठीक है। यहाँ पे जो कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, उन कंपार्टमेंट्स के अंदर कितनी 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन line on its inside, line में होती है inside by 2 types of cell called male germ cell and Sertoli cell। मतलब बोल रहा है अगर हम टेस्टिस के कंपार्टमेंट देखें तो एक कंपार्टमेंट के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर निकाल के काट के क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें होती है हमारी क्या, स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। साथ ही साथ एक बड़ी सेल होती है कई सारी यहाँ पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल जो होती है स्पर्मेटोगोनिया, जिसे हम जर्म सेल के नाम से पुकार रहे हैं, वो उसके ग्रोथ के लिए क्या करेगी, फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, समझ गए। मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया है वो फॉर्मेशन करेगी स्पर्म का ग्रोथ करके। अब भाई ग्रोथ कर रही है, स्पर्म बना रही है, तो उसको एनर्जी चाहिए। सो एनर्जी कौन देगा, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, याद रखना है। सो वही लिखा है, each seminiferous tubule in line on its inside by 2 types of cell। एक seminiferous की tubules के अंदर 2 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है लाइन में। एक होती है जर्म सेल, जिसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो स्पर्म को बनाती है। एंड सेकेंड होती है सर्टोली सेल। क्लियर है। द मेल जर्म सेल अंडरग्रो माइटोटिक डिवीजन। जो मेल जर्म सेल होती है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया होती है, वो क्या करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है। एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, जो किसको फाइनली बनाती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। फिर सर्टोली सेल क्या करती है, सो विल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। समझ में आया। जो जर्म सेल होती है माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, और सर्टोली सेल जर्म सेल मतलब स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कहानी इतनी समझ में आई आपको। ओके, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। जो आउटसाइड जो स्पेस होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल, जहां पे क्या, बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल, यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल एंड लीडिंग सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो क्या करती है, सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगी, है ना। सो लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन, जिसे हम सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट, और भी यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मेन सेल ये है और इनके फंक्शंस भी आपको समझ आ गए हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फंक्शन ऑफ ईच डक्ट्स देखे। अब हम अगली क्लास में देखेंगे, डक्ट तो समझ में आ गई, डक्ट्स के अंदर किस टाइप की सेल होती है ये समझ में आ गया, किसका क्या फंक्शन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स, मतलब जो ग्लैंड होते हैं उनका फंक्शन क्या है, कौन सा ग्लैंड किसको प्रोड्यूस करता है, एंड सीमेन का फॉर्मेशन आखिर कैसे हो जाता है। क्लियर। सो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, एंड इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।